नमस्कार। महामारी के दौरान एवं उपरांत छात्रों के एवं समाज के मानसिक तनाव का प्रबंधन एवं मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण व संवर्धन, इस विषय पर KTHM महाविद्यालय नासिक द्वारा इस त्रिदिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है। कार्यशाला के आयोजन के लिए मैं आयोजक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर विश्वास गायकवाड़ सर, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय अध्यापक विकास केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर संजीव जी सोनवणे सर तथा इस उपक्रम के आयोजन मंडल के डॉक्टर राजेंद्र गुंजाल, डॉक्टर गणेश मोगल, डॉक्टर ND गायकवाड़ तथा महाविद्यालय के अन्य सभी सदस्यों को बधाई भी देना चाहूंगा और उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने इस ज्वलंत विषय पर इस कार्यशाला का आयोजन किया है। साथ ही साथ इस कार्यशाला में उपस्थित हुए आप सभी सहकर्मियों को भी मैं आदरपूर्वक नमन और आपका स्वागत करता हूं। वर्तमान में कोरोना वायरस अर्थात कोविड-19 महामारी के साथ हमारी लड़ाई जारी है। वर्तमान स्थिति में यह महामारी संपर्क या संसर्ग से ही फैलती है। संक्रमित के संपर्क में आने से यह स्वस्थ व्यक्ति को भी अपना लक्ष्य बना सकती है। इसी स्वरूप या इसी लक्षण के कारण इस महामारी के प्रति समाज में बहुत ज्यादा डर एवं भय का वातावरण बन गया है। व्यक्ति एक दूसरे के प्रति संशय की दृष्टि से देखने लगे हैं, जिस कारण समाज में परस्पर विश्वास मानो नष्ट होकर लोग एक दूसरे के प्रति आशंकित बन गए हैं। आरंभ से ही इस महामारी से बचने के जो उपाय सुझाए गए, उनमें सबसे महत्वपूर्ण रहा सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग, यानी परस्पर दूरी बनाए रखना। यह दूरी शारीरिक दृष्टि से सुरक्षा व सुरक्षितता, इन बातों को ध्यान में रखकर सुझाई गई थी, क्योंकि इस महामारी का संक्रमण होने के लक्षण दिखाई देने में विशिष्ट समय 10 या 15 दिन लगते ही हैं। अर्थात अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो भी जाए तो लक्षण दिखाई देने में 10-15 दिन का समय आवश्यक है, और लक्षण भी ऐसे कि सामान्य सर्दी जुकाम के जैसे लक्षण। आजकल सोशल मीडिया समाज माध्यम संचार का एक सशक्त माध्यम है, जिस पर लगातार अनेक प्रकार की सूचनाएं आती रहती हैं। इस पर महामारी के संक्रमितों के वीडियो, फोटो, मैसेजेस आने लगे हैं। पश्चिमी देशों के, अरब देशों के कई संक्रमितों के वीडियो, ऑडियो क्लिप्स समाज में एक भयानक डर और आतंक फैला रहे हैं। इन ऑडियो क्लिप्स और वीडियो क्लिप्स की वजह से इस महामारी ने समाज जीवन में, समाज के मन में एक बड़ा ही भय पैदा कर दिया। इन सभी कारणों से समाज में आत्मविश्वास का कम होने लगा और दूसरों के प्रति आशंका का वातावरण बन जाना मानो तय सा हो गया था। रास्ते में कोई थूके, खांसे या छींके तो लोगों के उससे मारपीट करने के उदाहरण सामने आने लगे। खुद के संक्रमित होने के डर से एक स्वस्थ युवा उसके आत्मघात करने का, फांसी लगा लेने का उदाहरण स्वस्थ समाज को भी आतंकित करने लगा। इन सभी बातों को गंभीरता से देखने के बाद पता चलता है कि इस महामारी ने देश की पूरी समाज व्यवस्था को विचलित कर दिया है। रोज कमाकर खाने वाले दिहाड़ी मजदूरों से लेकर बड़े बड़े उद्योगपतियों तक सभी की जीवन शैली पर इस महामारी ने घातक हमला कर दिया है। परस्पर दूरी रखना, चेहरे को ढकना, मास्क पहनना, शारीरिक स्वच्छता रखना, यह तो व्यक्तिगत उपाय है। इसी के साथ साथ तालाबंदी, घर में ही रहना वगैरह सब इस महामारी से बचने के सामूहिक एवं सामाजिक उपाय हैं। जब तक लोगों में इसके प्रति सुरक्षात्मक जागरूकता न आए, तब तक यह सारे उपाय मानो अति आवश्यक हैं। इनके सकारात्मक परिणाम तो सामने आए ही हैं, साथ साथ समाज व्यवस्था को भी
इन उपायों ने झकझोर कर दिया। तालाबंदी में कमाई का साधन बंद होने पर और जीवन आवश्यक वस्तुओं को जुटाए और बनाए रखने के लिए लोगों को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। शहरों में जा बसे लोग कर्फ्यू से बचते बचाते अपने परिवारों को लेकर गांव कस्बे की ओर निकल पड़े। ऐसे में कई स्वयंसेवी संस्था व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इनके लिए अस्थायी निवास एवं खान पान भोजन का प्रबंध किया। मुझे गर्व और गौरव है कि इन प्रयासों में हमारे छात्र तथा विकास अधिकारियों ने भी बड़ा योग दिया है। महामारी की जो अकस्मात मार हमारे समाज पर पड़ी, उससे संभलने में वक्त तो लगना ही था, पर हमारे छात्रों ने और अधिकारियों ने खुद को बचाया, संभाला और समाज के इस बाधित वर्ग की भी बड़ी सहायता की। इनमें मैं सिर्फ बाधितों के मतलब से सिर्फ बीमारों की बात नहीं कर रहा हूं, अपितु इस संकट में जिनका जीवन परोक्ष रूप से बाधित हुआ, जिनका रोजगार छीना, जिनका काम छूटा, इन सबों को भी मैं बाधितों की ही श्रेणी में मानना चाहूंगा। और इसी बाधित वर्ग की सहायता के लिए हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना, छात्र विकास विभाग, खेल एवं क्रीड़ा विभाग, राष्ट्रीय छात्र सेना, शोधार्थी छात्र और साथ साथ सभी वर्तमान एवं भूतपूर्व छात्र खुलकर सामने आए और उन्होंने, इन सभी छात्रों ने अपने अधिकारियों के साथ, अपने शिक्षकों के साथ इन बाधित वर्ग की भरपूर मदद की। छात्र एवं समाज के मानसिक तनाव प्रबंधन एवं मानसिक स्वास्थ्य वर्धन या संरक्षण की बात करते समय हमें परस्पर विश्वास एवं बंधुभाव के तत्व को भूलना नहीं चाहिए। ये तो मानवता, मानववाद का सर्वश्रेष्ठ और मूल तत्व है। शहर, गांव, बस्ती, गली, इतना ही नहीं, घरों के भी द्वार और सीमाएं लोगों ने अपने अपनों के लिए, अपने परिजनों के लिए बंद कर दिए। मेरे विचार में परस्पर दूरी बनाए रखने के तत्व को आपस में, मन में अंतर पड़ने के तत्व का रूप धारण करने में देर नहीं लगी। इसी स्थिति का कारण और परिणाम दोनों ही इस कार्यशाला की विषय वस्तु से संबद्ध है। यह महामारी आज अपने चरम पर है या आने वाले समय में चरम पर पहुंचेगी। हो सकता है कुछ समय बाद या तो इस पर पूर्ण नियंत्रण पाया जाएगा या फिर हमारी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन आज जो वार यह महामारी हमारे सामाजिक ताने बाने पर समाज के हर स्तर पर कर रही है, वह निश्चय ही बड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और इस चुनौती का सामना करने में राष्ट्रीय सेवा योजना, छात्र विकास विभाग के अधिकारी एवं सभी स्वयंसेवक छात्रों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका सिद्ध हो सकती है। इस युवा शक्ति ने समाज को इस महामारी से बचाने के लिए मास्क बनाए हैं, सैनिटाइजर बनाए हैं। यह युवा शक्ति संकट की इस घड़ी में समाज के जरूरतमंद लोगों के साथ खड़ी हो सकती है, उनको मानसिक, सामाजिक, आर्थिक शक्ति और बल दे सकती है। तो इसके आगे भी यह युवा शक्ति सक्षम और आत्मनिर्भर समाज निर्माण के लिए निश्चय ही पूर्ण रूप से योगदान दे सकती है। इसी क्रम में छात्र विकास विभाग से संबद्ध कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण समाज निष्ठा, राष्ट्रीय एकात्मता, चारित्र संवर्धन, समता, समाज सेवा आदि उद्देश्यों के लिए शिक्षा पद्धति के साथ में सह शैक्षिक उपक्रमों के माध्यम से छात्र का सर्वांगीण विकास, यही छात्र विकास विभाग का उद्देश्य है। अकादमिक शिक्षा के साथ साथ जीवन शिक्षा भी छात्रों को मिले, इसके प्रति छात्र विकास विभाग सजग रहता है। छात्र विकास विभाग के अंतर्गत अनेकों योजनाएं आती हैं।
अनेकों योजना है जिनमें से जिनके माध्यम से छात्र का जीवन विकास, उसका व्यक्तित्व विकास इसमें देखा जाता है। क्योंकि इस कार्यशाला के विषय वस्तु की हम बात करते हैं, तो इससे संबद्ध विषय ही मैं आज अपनी बात में लेना चाहूंगा। उनमें से एक है अर्न एंड लर्न या अर्न बाय लर्न, अर्थात सीखते हुए कमाएं या कमाएं और पढ़ाई करें। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में यह योजना मूर्धन्य कर्मठ कर्मवीर भाऊराव पाटिल के नाम से चलाई जाती है। इसके अंतर्गत छात्र अपने सुविधा अनुसार 2-3 घंटे काम करते हैं और उनको उसके लिए एक राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। इस महामारी के संदर्भ में आने वाले समय में इस स्कीम के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत हम अनेकों कार्यक्रम अपने हाथ में ले सकते हैं। उसके ऊपर कुछ हम लोग सोच विचार करेंगे। उसमें पहला है मास्क का निर्माण, वितरण या विपणन। हमने देखा है कि अभी जो कोविड-19 का जो प्रादुर्भाव हुआ है, उसकी जो मार समाज पर पड़ी है, इसके बीच में हमारे बच्चों ने, हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारे छात्रों ने घर में रहकर मास्क बनाए हैं। सरकारी नियमों का पूरा पालन करके, सेफ डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करके अपने घर में रहकर स्वच्छ कपड़ा लेकर, किसी ने अपने पुराने शर्ट लिए हैं, किसी ने अपने कोई टॉवेल लिए हैं, उनको धो करके, उनको अच्छी तरह से साफ करके घरेलू उत्पाद, घरेलू जिसका प्रयोग हो सके, ऐसे मास्क इन्होंने बनाए हैं। ये मास्क कई तरीके के इन्होंने बनाए हैं, काफी अच्छे क्वालिटी के मास्क इन्होंने बनाए हैं। अगर ये लोग इतनी कम सूचना के उपरांत मास्क बना सकते हैं, तो इनको अगर इसकी व्यावसायिक इसका प्रशिक्षण दिया जाए तो ये विद्यार्थी, ये छात्र निश्चय ही अच्छे तरीके के मास्क बना सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अर्न बाय लर्न स्कीम के अंतर्गत हमें मास्क का निर्माण, मास्क का वितरण और मास्क का विपणन, इस योजना को अपने हाथ में लेना चाहिए। समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा है कि अगर जिसको हम ये मास्क हम वितरित करेंगे तो उसके लिए ये एक बड़ी सहायकारी चीज हो सकती है, उसके लिए ये बहुत मददगार बात हो सकती है। तो ऐसे लोगों को ध्यान में रख करके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय प्रशासन अपने बच्चों की जो शक्ति है उसको आंकते हुए कोई ऐसा प्रोजेक्ट हाथ में ले जिसके माध्यम से मास्क का निर्माण किया जाए और इनका मुफ्त में वितरण और विपणन किया जाए। मास्क के साथ में दूसरा है सैनिटाइजर का निर्माण और वितरण। महाराष्ट्र में तो और भारत वर्ष में भी काफी जगह से अल्कोहल अवेलेबल होता है, तो सैनिटाइजर जो स्टैंडर्ड उसका सैनिटाइजर का होता है कि 62-63% से ज्यादा अल्कोहल उसमें रहना चाहिए। अल्कोहल के साथ साथ में और भी फॉर्मूलाज और भी उसके जो फॉर्मूले हैं वो आजकल हमें देखने को मिलते हैं कि सैनिटाइजर कैसे बनाया जाए। तो उन फॉर्मूलाज को फॉलो करके हम लोग सैनिटाइजर बना सकते हैं, जो भी सुरक्षित तरीके से सैनिटाइजर बनाया जाए और जो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर उसका वितरण किया जाए। लोगों के लिए, लोगों की सुविधा के लिए, स्वच्छता और सुरक्षितता के लिए सैनिटाइजर वहां पर मुहैया कराया जाए। ये काम भी हम अर्न एंड लर्न योजना के अंतर्गत कर सकते हैं। इसी के साथ में सुरक्षा कपड़ा जो डॉक्टर और नर्सेस पहनते हैं, तो उसके अंदर जो एप्रॉन वो लोग पहनते हैं, वो एप्रॉन का भी निर्माण और वितरण इसी योजना के अंतर्गत किया जा सकता है। इसी के साथ में अभी तालाबंदी है, लोगों को आने जाने की ज्यादा इजाजत नहीं है, तो इस दौरान लोगों को राशन पानी भोजन वितरण हम लोग कर सकते हैं। छात्रों के माध्यम से उनका राशन हुआ, जीवनावश्यक वस्तुएं रही, दूध हुआ, सब्जी हुई, ये सब चीजें हम छात्रों की सहायता से, छात्रों की मदद से उसका वितरण किया जा सकता है, या उसका रास्त भाव में उसका विक्रय भी किया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं कि जिसमें ना कोई मुनाफा हो ना कोई घाटा हो। इस तत्व को लेकर के इसका वितरण हम कर सकते हैं।
कमाए और सीखे इस योजना के अंतर्गत। इसी के साथ में जो जरूरतमंद लोग हैं, जो रास्ते में भटके हुए या बिछड़े हुए या रुके हुए लोग हैं, उनके लिए हम मदद के लिए एक हेल्पलाइन बना सकते हैं, जिसके माध्यम से उनको सरकारी सहायता मिले, सरकारी मदद मिले। इसके लिए भी हम सीखो और कमाओ और सीखो योजना के छात्रों को लेकर के इसके लिए भी हम योजना बना सकते हैं। इसके साथ साथ में जो विलगीकरण क्षेत्र है, जो अस्पताल है या जो संसर्ग रोध केंद्र है, उस परिसर की जो निर्माण में हम लोग मदद कर सकते हैं। उसकी पूर्व स्वच्छता हम लोग कर सकते हैं। पूर्व स्वच्छता करने में तो कोई ज्यादा कठिनाई होनी नहीं चाहिए। पूर्व स्वच्छता हम कर सकते हैं कि अगर विलगीकरण केंद्र के लिए उनको भी मैन पावर की जरूरत पड़ती है, तो उस वक्त हमारे विद्यार्थी, हमारे छात्र इस काम में अपना हाथ बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ साथ शासकीय यंत्रणा, सरकारी यंत्रणा के काफी लोग इसमें जुटे हुए हैं, जिसमें हमारे आरोग्य सेवक हैं, पुलिस लोग काम कर रहे हैं। इनके लिए भी कोई रिलीवर के तौर पर हम लोग काम कर सकते हैं। पुलिस मित्र के रूप में हम लोग काम कर सकते हैं। पुलिस के नियंत्रण कक्ष में और मार्गदर्शन एवं सूचना कक्ष में हमारे छात्र पुलिस की मदद कर सकती हैं। पुलिस बल के लिए एक सहायता उनकी यहाँ पर जरूर हो सकती है। कमाए और सीखे योजना में इसका भी अंतर्भाव किया जा सकता है। इसी के साथ साथ इन ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी या आरोग्य कर्मियों को नाश्ता देना, चाय देना, इनके लिए भोजन का प्रबंध करना, इनको वक्त वक्त पर आराम देने के लिए, सहूलियत देने के लिए वहां पर उनकी जगह पर कुछ देर उनका काम संभालना, जो कि टेक्निकल काम नहीं है, बस रिलीवर के रूप में उनका काम संभालना, ये भी काम हम इस योजना के अंतर्गत कर सकते हैं। इसी के साथ में जैसे मैंने पहले कहा कि अलगाव केंद्रों की स्वच्छता, अलगाव केंद्र के लिए भोजन की आपूर्ति, नाश्ते की आपूर्ति, चाय की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति, ये भी योजना हम इस छात्रों के माध्यम से कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो तालाबंदी की जो अवधि है, इसमें काफी बच्चे आकर उन्होंने रक्तदाता सूची में अपना नाम दर्ज किया है। इस सूची को एक श्रेणीबद्ध तरीके से हम लोग अपडेट कर सकते हैं कि किस जगह पर अगर रक्त की जरूरत होती है, किस जगह पर कौन से रक्तगट की आवश्यकता है, इसकी हम अगर सूची बनाए तो वो भी एक अच्छा और सहायकारी साबित होगा। अन्य राज्यों से संस्थागत रूप में अलग किए गए मजदूरों की मदद करना, जैसे मैंने पहले कहा कि विलगीकरण या अलगीकरण सेंटर अलग है, उसी के साथ में जो बिछड़े हुए मजदूर हैं उनको स्कूलों में रखा जाता है, कॉलेजों में रखा जाता है, समाज मंदिरों में रखा जाता है, उनकी भी हम मदद कर सकते हैं। क्योंकि उनको वापस जाने के लिए ट्रेनें और बसें जब तक उनका कॉल नहीं आता है, जब तक उनका पास नहीं आता है, तब तक वो रुके हुए हैं, वो अटके हुए हैं। उनकी मदद करने के लिए हमारे छात्रों की हमें बिल्कुल मदद हो सकती है। विलगीकृत या पृथक लोगों में अगर उनको काम दिया जाए, मोमबत्ती बनाना, साबुन बनाना, हैंड वॉश बनाना या फिर सैनिटाइजर बनाना, मास्क बनाना, ये काम उनको दे सकते हैं, या फिर इस काम का प्रशिक्षण हम दे सकते हैं। ये काम भी हम सीखे और कमाए इस योजना के अंतर्गत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मास्क, खाद्य सामग्री, सैनिटाइजर, एप्रन, कपड़ा, इन सब की ये सब सामग्री तैयार करना, उसका वितरण करना, ये सब काम हम सीखे और कमाए योजना के अंतर्गत कर सकते हैं। जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन के पैकेट, अनाज और अन्य जरूरी चीजों का वितरण और उसकी आपूर्ति करना, ये काम भी हम इस योजना के अंतर्गत कर सकते हैं। इसी के साथ में इन सभी बाधित लोगों का मनोवैज्ञानिक उनकी सहायता करना, उनकी पूछताछ करना, उनको अपनापन से वो बिछड़े हुए होते हैं, तो इस बारे में उनकी सहायता करना, ये भी काम हम इस माध्यम से कर सकते हैं। इसी के साथ में जन जागृति करने के लिए डिजिटल पोस्टर, बैनर, वीडियो बनाना, वीडियो मैसेज बनाना और उन्हें समाज माध्यम जैसे व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर प्रसारित करना, ये काम भी हमारे बच्चे कर सकते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में समर्थ भारत अभियान के अंतर्गत विश्वविद्यालय का प्रत्येक कॉलेज 3 वर्षों के अवधि के लिए एक गांव गोद लेता है। इन सभी के साथ में बदले हुए परिप्रेक्ष्य में हम समर्थ भारत अभियान के अंतर्गत
बच्चे अभी हमारे गांव में हैं, वो कॉलेजेस में नहीं आ सकते हैं, वो अपने गांव में रुके हैं, तो गांव के इतिहास का वो दस्तावेजीकरण कर सकते हैं, कि वो गांव की पूरी जानकारी इस माध्यम से इकट्ठा कर सकते हैं, कि जिसका एक रिकॉर्ड बन जाएगा आगे चल करके। ये बहुत जरूरी और आवश्यक बात होती है। इसी के साथ 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 गांव का जीपीएस, माफ कीजिए, जीआईएस मैपिंग करना, या फिर गांव के जैव विविधता का आकलन करना, उसका आंकन करना, ये काम भी हम समर्थ भारत अभियान के अंतर्गत कर सकते हैं। ये काम भी छात्र विकास विभाग के छात्र कर सकते हैं। इसी के साथ में निर्धूम गांव, जैसे कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा होती है, कि निर्धूम चूल्हे जो गवर्नमेंट ने नए इंट्रोड्यूस किए हैं, तो उसका अभियान हम छात्र विकास विभाग के अंतर्गत इन छात्रों की मदद से कर सकते हैं। उसका एक लेखा जोखा भी हम रख सकते हैं, उसका भी एक आंकड़ा और उसका भी डाटा हम लोग इस माध्यम से ले सकते हैं। इसी के साथ साथ में गांव की मृदा एवं जल का परीक्षण, गांव की मिट्टी कैसी है, उसका रासायनिक परीक्षण, उसका तांत्रिक परीक्षण उसमें किया जा सकता है, या फिर गांव के पानी का परीक्षण, जिसको जल परीक्षण कहते हैं, शास्त्रोक्त तरीके से जल परीक्षण भी इसके अंतर्गत किया जा सकता है। इसमें वन स्टूडेंट वन ट्री प्रोजेक्ट, एक छात्र एक वृक्ष परियोजना, इसके अंतर्गत ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन क्रेडिट का ख्याल रखते हुए वृक्षारोपण किया जाता है। प्लानिंग के तरीके से योजनाबद्ध तरीके से ये वृक्षारोपण किया जा सकता है, जिसके लिए उस वृक्ष की जिम्मेदारी, उस वृक्ष का जिम्मा उस स्टूडेंट के ऊपर दिया जाएगा, और उसको उस विद्यार्थी के माध्यम से उस वृक्ष की देखभाल की जाएगी निश्चित समय तक। ऐसे सारे प्रोजेक्ट हम समर्थ भारत अभियान के अंतर्गत ले सकते हैं। इसी के साथ साथ छात्र विकास विभाग का जो और एक अभिन्न विषय है कि विद्यार्थियों का सांस्कृतिक अंग, उसकी जोपासना करना, उसको बढ़ावा देना। तो इसके अंतर्गत जो बाकी चीजें आती हैं कि छात्र कल्याण या छात्र विकास के अंतर्गत जो मंचीय कला है, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, ललित कलाएं हैं, जो दृश्य कलाएं हैं, उन कलाओं के माध्यम से भी जो समाज का जो तनाव प्रबंधन है वो किया जा सकता है। कि जैसे बच्चे अपने परफॉर्मेंसेस के वीडियो बनाए, ऑडियो क्लिप्स बनाए, और उसके माध्यम से जन जागरण तो किया ही जा सकता है, साथ ही साथ लोगों का मनोरंजन भी किया जा सकता है, जिसके माध्यम से उनके तनाव की वृद्धि ना हो, उनके तनाव का व्यवस्थापन हो। और छात्र विकास विभाग के विद्यार्थियों को तो यूथ फेस्टिवल का उनका बड़ा एक्सपीरियंस रहता है, जो इसमें नृत्य करते हैं, नाटक करते हैं, रंगमंच पर अनेकों विध कला करते हैं, कला का मंचन करते हैं, जिसमें संगीत है, ललित कलाएं हैं, साहित्यिक कार्यक्रम है। ये सब कार्यक्रमों के माध्यम से भी तनाव प्रबंधन किया जा सकता है। इसका आयोजन भी गांव स्तर, जिला स्तर, कॉलेज स्तर, विभागीय स्तर, विश्वविद्यालय स्तर, ऐसे स्तरों पर किया जा सकता है। विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सांस्कृतिक आदान प्रदान किया जा सकता है। इसी के साथ साथ निर्भय कन्या अभियान है, एलोक्यूशन होता है, वाद विवाद वक्तृत्व स्पर्धा होती है, दहेज विरोधी प्रतियोगिता होती है, जिसे नुक्कड़ नाटक होता है। इन सभी माध्यमों की मदद से कोविड-19 या फिर अन्य भी किसी समाज जीवन में तनाव का प्रबंध जरूर किया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। इस कार्यशाला के माध्यम से मुझे आप सबों से बात करने का एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए कार्यशाला के आयोजकों का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप सबसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।